वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में ये हमारा एक्चुअली बिहार स्पेसिफिक जीके का लास्ट वीडियो होने वाला है इस सीरीज का। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं बिहार के प्रमुख पुरा स्थल और उसके बाद जो भी मिट्टी और चट्टानें पाई जाती हैं वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यहाँ से यकीन मानिए 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो वन बाय वन सारे के सारे टॉपिक्स को देखते हैं। और किसी भी वीडियो को देखने से पहले फ्रेंड्स आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पेन और पेपर लेके बैठिए, ताकि जो भी मैं बोलती हूँ उसमें अगर जो चीज़ें आपको आती हैं वो ठीक है, जो नहीं आती हो उसको आप नोट डाउन कर सके, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आप उसका क्विक रिवीजन कर पाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा नालंदा बिहार के प्रमुख पुरास्थल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नालंदा के बारे में। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, ये हम सबको पता है। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म दोनों ही के स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जो है वो किसको जाता है, ये हम स्टोरी के फॉर्मेट में देख रहे हैं ताकि चीजें आपको याद रह जाए। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा है और इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला है। तो ये दोनों भी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला है और यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। विकसित स्थिति में इसमें विद्यार्थियों की संख्या जो है वो करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं सदी में हिंसांग यहाँ पे आया था और इस विश्वविद्यालय में ये अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण करने के लिए कौन आया था 7वीं सदी में, तो कौन आया था, हिंसांग आया था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे इस विश्वविद्यालय में। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने यहाँ का दौरा किया था और यहाँ कम से कम 2 साल रहा था ये। और चीनी यात्री इत्सिंग भी यहाँ लगभग 10 वर्षों तक नालंदा में ये रहा था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नालंदा से खुदाई में बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है और इस स्थल की सर्वप्रथम पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। किसने की है सर्वप्रथम, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। यहाँ इस क्षेत्र में 1916 में उत्खनन का कार्य स्पूनर और शास्त्री के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो किसके किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था, स्पूनर और शास्त्री के नेतृत्व में यहाँ पे 1916 में उत्खनन कार्य जो है वो आरंभ हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कुम्हरार के बारे में। कुम्हरार जो है ये कहाँ है, पहले ये जान लेते हैं। पटना के एक क्षेत्र का नाम है और यह प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के अवशेषों की खुदाई की गई थी यहाँ पे। और पटना के रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में ये स्थित है। कौन सा, कुम्हरार जगह। मौर्य काल में 322 से लेके 185 ईसा पूर्व के पुरातात्विक अवशेष जो है ये यहाँ से खोजे गए हैं और इसमें एक हाइपोस्टाइल 80 स्तंभ वाले हॉल के खंडहर शामिल हैं। यहाँ खुदाई की खोज 600 ईसा पूर्व की है और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक की प्राचीन राजधानी को चिन्हित करती है। और सामूहिक रूप से अवशेष जो है ये 600 ईसा पूर्व से 600 यहाँ पे सी तक का 4 निरंतर अवधियों से लेकर है। और कुम्हरार से कुषाण एवं गुप्तकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है विक्रमशिला। विक्रमशिला भागलपुर जिले में स्थित है और यह एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। ओके,
विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल ने की थी और कौन से ईस्वी में की थी? 775 से लेके 800 ईस्वी में करवाई थी। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए हैं और धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते थे। किसके उत्तराधिकारी? तो धर्मपाल के उत्तराधिकारी। आचार्यों में दीपंकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे देखिए कि बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने इसे नष्ट किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट है हमारा दीदारगंज। दीदारगंज जो है ये पटना के समीप में स्थित है और 1917 ईस्वी में यहाँ से एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जो अपने हाथ में चवर लिए हुई है, माफ कीजिएगा। और इस मूर्ति की महत्वपूर्ण विशेषता जो है ये इस पे चमकीले रंग का पॉलिश किया हुआ है। और यह मूर्ति जो है ये किस काल की है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मूर्ति जो है ये मौर्योत्तर कालीन है और यह मूर्ति पटना संग्रहालय में संरक्षित है। अब ये हमें एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पूछेगा कि ये सुंदर है या नहीं है, तो इसको जाने दीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कोई भी कमी अगर मेरी वीडियोस में समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले किसी भी वीडियो में वो सारे प्रॉब्लम्स आपको फिर से देखने को ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट है चिरांद का। तो चिरांद जो है ये भी बिहार में एक जगह है, जहां वर्तमान में यह सारण जिला में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। और यहाँ से पत्थर के औजार, मिट्टी तथा हड्डी से बने सामान और बर्तन उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि चिरांद से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो ये यहाँ पे हमें नोट डाउन कर लेना है। फिर देखना है कि ये सामग्रियां यहाँ के आदि मानव की गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और ये सभी सामग्रियां नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग के हैं। तो कौन से युग के हैं ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर चेचर देखते हैं। चेचर जो है ये वैशाली जिला में अवस्थित है और यहाँ नवपाषाण युगीन आदि मानव से संबंधित अनेक सामग्रियां मिली हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पूरा स्थल है हमारा सोनपुर। सोनपुर गांव, यह जो है यह गया जिला में अवस्थित है और यहाँ से खुदाई में मिट्टी के कुछ महत्वपूर्ण सामग्री जैसे मृद भांड एवं अन्य चीजें प्राप्त हुई है और इन प्राप्त सामग्रियों को ताम्रपाषाण युगीन माना जाता है। केसरिया स्तूप की बात कर लेते हैं। केसरिया स्तूप जो है ये पूर्वी चंपारण से 35 किलोमीटर दूर दक्षिणी साहेबगंज में है, चकिया मार्ग पर लाल छपरा चौक के पास अवस्थित है। एग्जैक्ट ये लोकेशन है आपका। और यह पुरातात्विक महत्व का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। पुरातात्विक महत्व का प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ एक वृहद बौद्धकालीन स्तूप है जिसे केसरिया स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने वैशाली से कुशीनगर जाते हुए एक रात केसरिया में बिताई थी तथा लिच्छवियों को अपना भिक्षा पत्र प्रदान किया था। सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया था और वर्तमान में यह स्तूप जो है ये 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। केसरिया बौद्ध स्तूप की बात करें तो इस स्तूप की ऊंचाई जो है वो आज भी 108 फीट है। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौरिया और नंदनगढ़ की बात कर लेते हैं और लौरिया अरेराज की बात कर लेते हैं। बिहार के प्रमुख पुरास्थल हैं ये दोनों और यह स्थल पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। सम्राट अशोक के प्रथम 6 स्तंभ लेख उत्तर बिहार में लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज एवं रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। लौरिया प्रखंड में नंदनगढ़ से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व में अशोक का सिंह स्तंभ है, जो कि 2300 वर्ष से अधिक पुराना है और उत्कृष्ट स्थिति में है। इसकी विशालता और उत्कृष्ट फिनिश जो है ये अशोकन युग के राजमिस्त्री के कौशल और संसाधनों का उल्लेखनीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। कुषाण काल में यहाँ एक मुद्रालय भी था, ये भी डिनोट करता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं अशोक का स्तंभ इंपॉर्टेंट है। यह स्तंभ वैशाली शहर में स्थित है
और इस अशोक स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक ही शेर है। स्तंभ के समीप एक बौद्ध मठ भी है और वैशाली का यह स्तंभ अशोक के अन्य दूसरे स्तंभों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस स्तंभ के शीर्ष पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शेर है और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, जिस दिशा में तथागत बुद्ध ने अपनी अंतिम यात्रा की थी। इसलिए ये सबसे डिफरेंट है। यह जो है ये 18.3 मीटर ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और स्तंभ के बगल में ईंट का बना हुआ एक स्तूप है और एक तालाब है जिसे रामकुंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रामकुंड के नाम से। और किस चीज का बना हुआ है? बलुआ पत्थर का। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 18.3 मीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बराबर की गुफाएं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जहानाबाद जिले में है ये गुफाएं और चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से अधिकांश गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है और कुछ में अशोक के शिलालेखों का भी उल्लेख किया गया है। उसको देखा जा सकता है। ये गुफाएं बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित है। बिहार में ये स्थित है, ये आप याद रखिएगा, बिहार के जहानाबाद में स्थित है। इसमें ज्यादातर गुफाएं जो हैं वो 2 कक्षों की बनी हुई हैं, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट को तराश कर बनाया गया है। इनमें से एक उच्च स्तरीय पॉलिश युक्त आंतरिक सतह और गूंज का रोमांचक प्रभाव पैदा करता है। ठीक है, इन गुफाओं का उपयोग आजीविका संप्रदाय से सन्यासियों द्वारा किया गया था और जिनकी स्थापना मखली गोसाल द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। वे बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर के समकालीन थे। कौन? तो मखली गोसाल। इसके अलावा इस स्थान पर चट्टानों से निर्मित कई बौद्ध और हिंदू मूर्तियां भी पाई गई हैं। कहाँ से? बराबर की गुफाएं से। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू करने के बाद, ये सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद हम आते हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना पर। इसके बारे में अगर बात की जाए तो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ काल तक की चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में। और भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार के चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 टाइप के चट्टानों में बांटा गया है। फर्स्ट है धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्शियरी चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं धारवाड़ रॉक। इसमें धारवाड़ चट्टान का निर्माण जो है ये प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है और इन चट्टानों का निर्माण जो है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, इसलिए ये अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका निर्माण जो है ये आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान ये है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें। और अरावली पर्वतमाला जो कि विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक है, का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। किससे? तो ये हुआ है धारवाड़ चट्टानों से। इस क्रम की चट्टानें जो हैं कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोला जिले में पाई जाती है, इसलिए इन्हें धारवाड़ नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया है धारवाड़ चट्टानें, वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा। यह चट्टानें बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिसका विस्तार जमुई, नवादा, मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर और बोधगया आदि क्षेत्र में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज नोट डाउन कर लेना है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिस्ट, स्लेट, क्वार्टरजाइट और कांग्लोमेरेट इसी वर्ग की चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा, जीवाश्म जो है ये नहीं पाए जाते हैं। और भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? देश में उपलब्ध लगभग सभी धातुएं इन्हीं चट्टान की देन है, जैसे सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्टा, टंगस्टन, क्रोमियम आदि। ये सारी की सारी चीजें फिर से रिपीट करते हैं, सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि, ये सारी की सारी चीजें इसी चट्टान की देन है।
इन धातुओं के अलावा कई खनिज पदार्थ भी हैं इन चट्टानों से प्राप्त होता है, जैसे सीसा, अभ्रक, कोबाल्ट, फ्लोराइड, इल्मेनाइट, ग्रेनाइट, वज्रफ्राम और गार्नेट, एल्वेस्टिस, कोरडम और संगमरमर। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे खनिज पदार्थ इसी चट्टान से प्राप्त होते हैं। धातुओं में अगर बात की जाए तो धातुओं में सोना मुख्य रूप से कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में और धारवाड़ की घाटी में मिलता है, और लोहा मुख्य रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक में मिलता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं विंध्याचल चट्टान, और इसका नामांकन जो है ये विंध्याचल के नाम पर हुआ है। इसके बाद ये सारे पॉइंट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। विंध्यन चट्टानों से बलुआ पत्थर प्राप्त हुए हैं, और विंध्यन चट्टान का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में ही हुआ था, और यह चट्टानें बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। कौन से भाग में? तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में कैमूर, रोहतास आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं ये सामान्यतया जीवाश्म विहीन होती हैं। ठीक है। कैमूर क्रम की चट्टानों में कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति से वनस्पतिक जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं, ये याद रखिएगा। विंध्यन चट्टानों का प्रयोग सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे, सारनाथ के स्तूप, दिल्ली के लाल किले एवं जामा मस्जिद के निर्माण में हुआ था। तो कहाँ कहाँ निर्माण में हुआ था, इसका यूज वो याद रखना है अपने को। और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पन्ना की खानें और कर्नाटक की गोलकुंडा की खानें जो है, जहां से हीरा प्राप्त होता है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही स्थित है। ओके। आज ये जो पॉइंट है हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमने सारी सेकंड लास्ट पॉइंट है, जिसके बाद हमने सारी चीजें कंप्लीट कर रखी हैं। ये है टर्शियरी चट्टानें। यह चट्टान बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तर पश्चिम भाग में। ओके। जिसका विस्तार सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की घाटी तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य में है, और टर्शियरी चट्टान में कॉन्ग्लोमेरेट, बालू तथा चूना पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। इसमें खनिज की अगर बात की जाए तो तेल के संचित भंडार हैं, तथा जिसका निर्माण टेथिस सागर के निक्षेप के कारण हुआ है। टर्शियरी कल्प की अगर बात की जाए तो इस कालक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। ये है इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन और प्लायोसीन। ये यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको स्किप नहीं किया है, इसको यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, आप एक बार इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है ये असम, गुजरात व राजस्थान से मिलने वाला खनिज तेल एओसीन और ओलिगोसीन काल की चट्टानों से ही प्राप्त होता है, ये हमें याद रखना है। लास्ट है आज का क्वाटरनरी चट्टान जो है वो देखना है हमें। ये चट्टानें गंगा एवं सिंधु के मैदान में पाई जाती है, और बिहार का मैदान गंगा के मैदान का ही एक भाग है। क्वाटरनरी युग की चट्टान जो है ये परतदार होती है, जिसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। अभी इसका निर्माण जारी है, और इस चट्टान का निर्माण जो है ये जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट से बनी चट्टानों से हुआ है। क्वाटरनरी युग को कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन काल में। ऊपरी एवं मध्य प्लिस्टोसीन काल में पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ था, जिसे आज बांगर नाम से जानते हैं, और खादर नाम से किसको जानते हैं? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जानते हैं प्लिस्टोसीन के अंतिम समय से लेकर होलोसीन तक जिस नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण जारी रहा था, उसे खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर की घाटी का निर्माण जो है ये प्लिस्टोसीन काल में ही हुआ है, और कश्मीर की घाटी प्रारंभ में एक झील थी, लेकिन इसमें लगातार मलबे के निक्षेपण होते रहने से यह घाटी रूप में बदल गई, जिसे करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। और प्लिस्टोसीन काल के निक्षेपण थार मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ये थार मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। कच्छ का रन जो है वो पूर्व में समुद्र का भाग था, लेकिन प्लिस्टोसीन व होलोसीन काल के दौरान यह अवसादी निक्षेपों से भर गया। ओके।
तो ये था आज का पॉइंट जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखे हैं। ये था आज का वीडियो, सॉरी माफ़ कीजिएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसको भी मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगी। आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो से साइंस को टारगेट करूँगी। सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।